तो बातचीत आज करेंगे इनोवा कैपटैब के बारे में। एक नया आईपीओ मार्केट में आया है ये, और किस तरह का कामकाज है, क्या करती कंपनी, इन सब पे डिस्कशन करेंगे। और हमारे साथ कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर विनय कुमार लोहारीवाला जी जुड़ गए हैं। विनय सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। मेरी आवाज़ आ रही है विनय जी? सर, नाम से बिल्कुल पता नहीं चल रहा कंपनी क्या करती है। तो हम फॉर्मुलेशन बिजनेस में है सर, फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन में, मार्केटिंग में, एक्सपोर्ट में। तो हाँ, थोड़ा समझाइए मैं निवेशकों को आपके कि ये कंपनी क्या करती है और इसकी मार्केट पोजीशनिंग क्या है। तो सर, हमारे 3 बिजनेस वर्टिकल है। एक है हमारा सीडीएमओ, जिसमें हम इंडिया के टॉप डोमेस्टिक कस्टमर्स के लिए फिनिश प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। दूसरा है हमारा ऑन मार्केटिंग, और थर्ड है हमारा एक्सपोर्ट बिजनेस। तो इस एक्सपोर्ट पे हम जैसे आरओडब्ल्यू कंट्री फोकस्ड है, और रिसेंटली हमने एक कंपनी का अधिग्रहण भी किया है, सेरोन बायोमेडिसिन, जहां पे हमारे पास यूके एमएचआरए अप्रूव्ड फैसिलिटी भी है, और हम कनाडा मार्केट, यूके मार्केट, यूरोप मार्केट के लिए भी वहां पे काम करते हैं। तो कंपनी का जो ओएफएस है वो 237 से 250 करोड़ के आसपास है, और फ्रेश इशू 320 करोड़ की है, और कुल पैसा जो है ये कंपनी जुटा रही है, और 426-488 का प्राइस बैंड है। सर, ये जो फंड रेज किया जा रहा है फ्रेश इशू वाला, इसका क्या इस्तेमाल होगा और कौन लोग बेच रहे हैं ओएफएस में? सर देखिए, मैं पहले सवाल का जवाब ले लेता हूँ आपका। तो एक तो हम अभी जैसे 350 करोड़ का प्रोजेक्ट कर रहे हैं जम्मू में, और एक हमने, जैसे मैंने बताया अभी, कि एक कंपनी का अधिग्रहण किया है हमने। ये 192 करोड़ का टॉप लाइन वाली 195 करोड़ में हमने इस कंपनी का अधिग्रहण किया है, जो कि आईबीसी प्रोसेस से था। तो मोटा मोटा अभी देखेंगे हमारी डेट पोजीशन में है जो लगभग 400-450 करोड़ के लगभग है। तो कुछ तो हम हमारा एग्जिस्टिंग वर्किंग कैपिटल लोन को डिस्चार्ज कर रहे हैं, और कुछ जो इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल होगी, जो कि हमारा खासकर जो जम्मू प्रोजेक्ट है उसके लिए लगेगी, उसके लिए है, एक जनरल कॉर्पोरेट पर्पस है। और सेकंड क्वेश्चन आपने पूछा था मेरे से कि कौन कौन से लोग ओएफएस में निकल रहे हैं। तो सर, एक हमारे इनिशियल इन्वेस्टर है मिस्टर ज्ञान प्रकाश अग्रवाल, और हम लोहारीवाला फैमिली, लाइक मनोज जी, मेरे एल्डर ब्रदर, और मैं विनय जो है इसमें ऑफिस में भाग ले रहे हैं। ओके, अच्छा, ये जो जम्मू में नया यूनिट आपका लग रहा है, इसमें चूंकि आजकल सरकार का बड़ा फोकस है जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट, आपको लोगों को कुछ सपोर्ट वहां से मिल रहा है क्या? हाँ जी सर, इसमें एज पर नोटिफिकेशन हमें एक जीएसटी का बेनिफिट है, और एक हमें इंटरेस्ट सबवेंशन भी है। तो जो क्वालिफाइड प्लांट एंड मशीनरी है उसका 3 गुना जो है हमें जीएसटी रिम्बर्समेंट मिलेगा 10 साल के समय काल में, 10 इक्वल भागों में, और 6% का हमको इसमें इंटरेस्ट का सबवेंशन है, जो हमारा टर्म लोन है। जैसे 235 करोड़ का हमारा टर्म लोन है, तो उस पर 6% का हमको इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा। ओके, तो ये एक अच्छी खबर इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग अब उधर जाना चाहेंगे। विनय जी, चूंकि ये जिस सीडीएमओ सेगमेंट में आप हैं, इसमें बहुत सारे प्लेयर हैं और बहुत विस्तृत भी है, हमारे यहाँ कॉम्पिटिटिव सेगमेंट है ये। आप चूंकि वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी है जो इस सेगमेंट में काम कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी आप बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। आपने एक कंपनी एक्वायर भी की है, शरण बायो। मैं जानना चाहता हूँ कि जो सीडीएमओ का हमारा कारोबार है इंडिया स्पेसिफिक, इसमें इंडस्ट्री में बहुत सारे कॉम्पिटिटिव चैलेंजेस हैं, आप उससे कैसे मीट करते हैं और आपके प्लानिंग्स क्या होते हैं? तो बिल्कुल ठीक बोला आपने कि हमारा एक कॉम्पिटिटिव स्पेस है। हमारा लगातार प्रोडक्ट डेवलपमेंट में हमने ध्यान दिया है, और एक मार्की कस्टमर के साथ हम काम करते रहे शुरू से ही। 2005-6 में जब हमने कंपनी स्टार्ट की थी, उस वहां से लेके आज तक जैसे हमने काफी एक मार्की कस्टमर ऐड किया है। तो एक अच्छे कस्टमर बेस की वजह से हमको एक एज रहती है। सेकेंड, हमारा डेवलपमेंट है। तो जैसे आप हमारा देखेंगे कि जैसे मार्जिन प्रोफाइल देखेंगे तो हम 13.5-14% ईबिटा बनाते हैं। वहीं पे हमारी आरओई देखेंगे तो हम एक हाई आरओई बना रहे हैं, लाइक 20-25% के लगभग हमारी आरओई रही है। तो कस्टमर के लिए एक तरफ हम कॉम्पिटिटिव एज दे रहे हैं, और स्टेक होल्डर की तरफ हम हाई आरओई दे रहे हैं। ओके, अच्छा, इस सेगमेंट में या इस फार्मा में जिस बिजनेस में आप हैं, इसमें 2 तरह के और रिस्क है, एक रेगुलेटरी रिस्क और एक दूसरा प्राइस को लेकर के। बहुत सारे प्रोडक्ट का सरकार प्राइस कैप कर देती है, एफडीए वाले बहुत लगातार आते रहते हैं। ये दोनों चीज़ें बताइए, इंडस्ट्री कैसे इससे, आप लोग बेसिकली कैसे इससे निपटते हैं? राइट। तो सर देखिए, रेगुलेटरी का एक प्रोसेस रहा है। हम जैसे इस बिजनेस में काफी समय से रहे हैं, हमारा पहले रिटेल और होलसेल था, तो हमारी जनरेशन से हम इस बिजनेस में रहे हैं, तो रेगुलेटरी को हम अच्छे से समझ रहे हैं। और जैसे जैसे हम समय के साथ में आगे बढ़ते हैं, एक रेगुलेटरी में रिफॉर्म रहता है, और वो रेगुलेटरी रिफॉर्म इंडस्ट्री को डेवलप करने में हेल्प कर रहा है। इंडिया का एक जो फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड बोलते हैं अपने आप को, इंडिया को, वहां पे भी हमें रेगुलेटरी के एक स्ट्रिंजेंट स्टेप से हमें एक अच्छा एक उसमें इंडस्ट्री डेवलप होती है।
दूसरी तरफ जैसे आपका सेकंड क्वेश्चन था सर रिगार्डिंग, दूसरा मतलब था कि प्राइस कैप लगाती रहती है यस, गवर्नमेंट तो अलग अलग। प्राइस कैप में क्या रहता है कि जैसे हमारे सीडीएमओ में है तो हमारा पास थ्रू प्राइस रहता है, हम ट्रांसफर प्राइस पे काम करते हैं, तो जो प्राइस कैप का असर आता है वो हमारे फ्रंट एंड कस्टमर पे आता है, हम पे नहीं आता वो। ओके, तो वो पास ऑन, क्योंकि ये क्वेश्चन कनेक्टेड है। अब अभी आप बताइए कितने मार्जिन्स पे आप काम कर रहे हैं, और मैंने देखा कि पिछले कुछ समय से मार्जिन धीरे धीरे नॉर्मलाइज हुए हैं। राइट, तो सब लगभग हमारा 13-13.5% का ईबीटा कंसिस्टेंटली रहा है, और विद हाई आरओई आरओसी जो रही है वो हमारी अच्छी रही है। ये मेंटेन होगा या थोड़ा इसके ऊपर जाएगा जो पहले था 20% के आसपास? देखिए सर, अभी जो हमने रिसेंट में जो स्टेप्स लिए हैं, जैसे हमने सेरोन बायोमेडिसिन में अभी एक हमने अधिग्रहण किया है, तो उसमें कंसिस्टेंटली 15%, मतलब हमारे से कुछ बेटर ही वो ईबिटा मार्जिन बना रही है। और फिर हमने जैसे जम्मू का जो किया है जिसमें फिजिकल बेनिफिट्स भी है, तो वो भी एक अच्छा हमारा स्टेप है कि हम 350 करोड़ वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ओके सर, आपके जो रेवेन्यू ब्रेकअप है इसका ज्योग्राफिकल ब्रेकअप क्या है? सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कहाँ से रेस करते हैं आप? देखिए कंसोलिडेट मतलब परफॉर्मा बेसिस पे देखेंगे सेरोन के साथ में, तो हमारा रेवेन्यू बन जाता है 1100 करोड़ के साथ लगभग। इस 1100 करोड़ में 600 650 करोड़ का हमारा रेवेन्यू है वो सीडीएमओ का है, 165 करोड़ का जो रेवेन्यू आता है वो हमारा ऑन सेल से आता है, और 200-250 करोड़ का जो रेवेन्यू है वो हमारा एक्सपोर्ट बिजनेस से आता है। 200-250 करोड़ एक्सपीरियंस है। और टोटल क्लाइंट्स में 10 क्लाइंट पे ज़्यादा कंसंट्रेशन है क्या? देखिए सर, जो बिजनेस है वो टॉप क्लाइंट से ही आता है, तो टॉप 10 क्लाइंट से देखिए हमारा लगभग 60% 55% जो सीडीएमओ का पार्ट है उसका बिजनेस 50-55% जो है वो टॉप क्लाइंट से आता है, टॉप 10 से। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि ये वाला जो बिजनेस आपका, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें जो एक बार आपके साथ आ गया कॉन्ट्रैक्ट में, उसका जल्दी निकलना मुश्किल होता है, ऐसा लोग बताते हैं इंडस्ट्री में, कि बार बार बदल नहीं सकते आप, क्योंकि बहुत लंबा आपका एसोसिएशन है, प्लस बहुत सारे प्रोडक्ट की आपको जानकारी हो गई, आप उनकी रिक्वायरमेंट समझते हैं। लेकिन फिर भी एक रिस्क ये बना रहता है कि क्लाइंट अगर नहीं आया तो। देखिए सर, क्लाइंट ऑनबोर्डिंग हमारे लिए दो ग्रोथ ड्राइवर रहते हैं, कि एक तो हम क्लाइंट को ऑनबोर्ड कैसे करते हैं, हाँ। और दूसरा है कि उनके साथ अपनी प्रोडक्ट बास्केट को कैसे बढ़ाते हैं, नंबर ऑफ एसक्यू हम कैसे बढ़ाते हैं। तो कंसिस्टेंटली हम 17 साल से इस बिजनेस में हैं, तो आप देखेंगे कि 14 आउट ऑफ टॉप 15 हमारे ऑनबोर्डिंग ऑलरेडी है, और उस पर भी हम कंसिस्टेंटली फोकस करते हैं कि क्लाइंट को हम ऑनबोर्ड करें। और दूसरा हमारा फोकस रहता है कि हम हमारा प्रोडक्ट बास्केट उनके साथ में इंक्रीज करें। ओके विनय जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए, और बहुत शुभकामनाएं आपको एक बेहतर लिस्टिंग के लिए। थैंक यू नीरज जी, थैंक यू वेरी मच। तो इनोवा कैप्टैब एक फार्मा कंपनी है, और ये सीडीएमओ अलग अलग सेगमेंट में है, और कंपनी जो है ये उम्मीद करके चल रही है कि इनके जो क्लाइंट्स हैं उनके साथ और बड़ा बास्केट ये शेयर करके आएगी। तो ये थी इनोवा कैप्टैब की बातचीत। अब जुड़ते हैं अविनाश गोरखचंद जी। अविनाश जी, आपने इंटरव्यू सुना ही होगा, कैसा लग रहा है आपको ये वाला आईपीओ? नीरज, मुझे लग रहा है कि देखिए लंबी अवधि के लिए ये डेफिनेटली एक अच्छा विकल्प हो सकता है, क्योंकि सीडीएमओ स्पेस काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हालांकि आपने सही कहा कि यहाँ पे कंपटीशन भी ज्यादा है, लेकिन इनके जो क्लाइंट्स हैं वो इनके साथ काफी समय से काम कर रहे हैं। 926 करोड़ का रेवेन्यू, करीबन 68 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने किया है। और मुझे लग रहा है कि जो रीपेमेंट होगा डेट का अगले साल, जो आईपीओ आ रहा है वो बेसिकली डेट के रीपेमेंट के लिए, वर्किंग कैपिटल के लिए, तो इसका फायदा कंपनी को आने वाले साल 2 साल में जरूर मिलेगा। और मेरे ख्याल से जिस प्रकार से अभी इनका क्लाइंटल है, इसमें जो कोई बात नहीं कि अच्छी खासी कमाई आपको फंडामेंटल में अगले साल, दैट इज FY25 में देखने को मिलेगी। आईपीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्गर टर्म के लिए जिनको अप्लाई करना है वही निवेशकों को इसको कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि सीडीएमओ स्पेस में डेफिनेटली आउटलुक पॉजिटिव है, लेकिन लिस्टिंग मेरे ख्याल से मॉडरेट टू प्रीमियम होगी। मार्केट जिस प्रकार से चल रहा है, लग तो रहा है कि ये इशू भी अच्छी तरह से भरेगा और अच्छी ओपनिंग मिलेगी। ओके, ये तो हो गया मेन बोर्ड, और हमारा जो छोटा बोर्ड है एसएमई, वहाँ पे भी आईपीओ की झड़ी लगी है, बाहर आई है। 2023 में अब तक जब हम ये शो कर रहे हैं 164 इश्यूज आ चुके हैं। कम नहीं है, वो मेन बोर्ड वाले से ग्राफिक दिखाइए। 164 आईपीओ 2023 में अब तक आ चुके हैं। 2022 में 108 इशू आए थे, 2021 में 59, 2020 में 27 और 2019 में 51, यानी लगातार ये संख्या बढ़ी है अब तक के हिसाब से। पैसा कितना रेस किया, ऐसा नहीं कि केवल बड़े वाले ही मल्टीपल टाइम्स में लेते हैं। एक लिस्ट आप देखिए, आपके सामने आएगी कितने कितने गुना सब्सक्राइब हुआ है ये। काहन पैकेजिंग का सब्सक्रिप्शन 750 गुना, 730 टू बी प्रिसाइज,
गुना सब्सक्राइब हुआ था। ये एसएमई के जलवे हैं, आप देखिए। नेट रेवेन्यू टेक्नोलॉजीज 511 टाइम्स, श्रीवारी स्पाइसेस 450 टाइम्स, मधुसूदन मसाले 444 टाइम्स। इस तरीके का रिस्पांस हमें देखने को मिला है और बहुत ज़बरदस्त एसएमईज में भी है। गुराशकर जी देख रहे हैं अभी एसएमई में क्या ज़बरदस्त बाहर चल रही है, वहाँ पे भी कम नहीं है, वहाँ पे कितने बड़े 100 200 500 गुना सब्सक्रिप्शन चल रहा है। क्या आपका व्यू क्या बन रहा है एसएमईज वगैरह में? नहीं, बिल्कुल मुझे लग रहा है कि नीरज एसएमई में अभी भी काफी अच्छे मौके हैं, काफी अच्छे आईपीओस खुल रहे हैं। और ये जो आप ओवर सब्सक्रिप्शन की बात कर रहे हो, इसमें कोई डाउट नहीं कि अभी लिक्विडिटी लोगों के पास काफी है, अच्छे एसएमई आईपीओस में पैसा लगाना चाहिए। तो हमारा भी मानना है कि एसएमई में अच्छी कंपनी अगर मिलती है तो डेफिनेटली इसमें एक निवेश का मौका बनेगा। और अगर मैं एसएमई आईपीओ की बात करूं तो हम हमारे क्लाइंट्स को एक कंपनी समीरा एग्रो और इंफ्रा ये रेकमेंड कर रहे हैं। ये भी 27 को बंद हो जाएगी। इसमें भी 180 का फिक्स्ड ऑफर प्राइस है। कंपनी का बिजनेस मॉडल ज्यादातर पल्सेस और ग्रेन्स को मार्केट करना है, प्लस इनके पास इंफ्रा का भी एक डिवीजन है। ज्यादातर ये आंध्रा और तेलंगाना में काम करते हैं। कंपनी ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से 138 करोड़ पे करीबन 10-11 करोड़ का प्रॉफिट किया है। और करंट ईयर में कंपनी का मानना है कि कम से कम 25-30% की रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ आएगी। तो वैल्यूएशंस भी अच्छे हैं और प्लस होपफुली तेलंगाना में मार्केटिंग नेटवर्क इनका बढ़ता है तो इनको आगे चल के भी अच्छा फायदा होगा। तो देखिए, क्लियरली प्रमोटर अच्छा हो, बिजनेस अच्छा हो और स्केलेबिलिटी हो तो एसएमई में जरूर पैसा लगाना चाहिए। और इस आईपीओ में जरूर लिस्टिंग गेन्स और लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाए तो अच्छी खासी कमाई। अविनाश जी, जो बहुत सारे आईपीओ आते हैं, जैसे अब समीरा का भी आप जिक्र कर रहे हैं कि ये कंस्ट्रक्शन रेल डेवलपमेंट में है और इन्होंने करीब करीब अभी एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आ रहा है, 63-64% एग्रीकल्चर से आ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी 37% इन्होंने FY23 में रेवेन्यू ग्रहण किया। ये कहाँ कहाँ काम करते हैं और किस किस तरीके के बिजनेसेस में उतरे हैं ये? बेसिकली देखिए, इनका जो ग्रेन बिजनेस है, आपने सही कहा कि 23 के लिए ऑलमोस्ट 100% ग्रेन बिजनेस से आए। और इनका ज्यादातर जो मार्केटिंग नेटवर्क है वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है। करीबन ऑलमोस्ट 60% तेलंगाना से आता है और बैलेंस 40% आंध्र प्रदेश से आता है। ये चाहते हैं कि आने वाले 1-2 साल में और थोड़ा सा ज्योग्राफिकली ये स्प्रेड आउट हो। अगर इंफ्रा की बात करें तो आंध्रा में इनके काफी प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी ऑनगोइंग है। करीबन 10-15 करोड़ की जो पाइपलाइन है वो अभी भी हो रही है। और हो सकता है कि आने वाला साल दैट इज FY24 में ही, मार्च 24 तक ही इसमें थोड़ा सा इजाफा आपको रेवेन्यू में देखने को मिले। प्रोपोज प्रोजेक्ट्स में एक 50 करोड़ का प्रोजेक्ट भी इन्होंने अनाउंस किया है जिसकी फंडिंग वो आगे बताएंगे। बट इसका एक बार कमर्शियलाइजेशन होता है तो इसका इम्पैक्ट आपको FY25 और 26 में देखने को मिलेगा। बट फोकस मेरे ख्याल से अभी एग्रो बिजनेस पे होगा। इंफ्रा डेफिनेटली विल बी सेकंड अभी फॉर इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू एंड प्रॉफिट। ओके, अच्छा वापस एक बार उस पर आते हैं जो बिग पिक्चर हम लोग एसएमई की तरफ देख रहे थे। मैं तो एवरी थर्सडे एक एसएमई कंपनी हम लोग कवर भी करते हैं। बहुत सारे छोटे छोटे बिजनेस अलग अलग पॉकेट्स में अविनाश जी जो है जो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं और बहुत प्रॉमिसिंग बिजनेसेस में है। क्या ये बड़ी स्टोरी से जल होते हुए आप देखते हैं कि ये जो छोटी छोटी कंपनियां आती हैं, फंड रेज करती हैं और फिर वो बड़ी पिक्चर पेश करती हैं? नहीं, बिल्कुल। देखिए, आज नया इंडिया जो है नीरज, वो क्लियरली ऐसे प्रमोटर्स से आपको दिख रहा है। क्योंकि जिस प्रकार का प्रमोटर का पैशन है, जिस प्रकार के बिजनेसेस अभी आ रहे हैं, 10 साल पहले ऐसी बातें शायद लोग शायद एक्सपेक्ट नहीं कर पाते थे। लेकिन आज जिस प्रकार की कंपनी आ रही है, ग्रोथ पोटेंशियल आपको दिख रहा है, बिजनेस मॉडल भी बहुत अच्छी तरह से ये कंपनीज चला रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि देखिए, निवेशकों को अपना माइंडसेट ओपन रखना चाहिए। यहाँ पे भी बहुत अच्छा पैसा बनाने का स्कोप है। हालांकि यहाँ पे प्रमोटर का टेक्निकल एक्सपर्टाइज, उनकी कैपेबिलिटी, वो कितना बिजनेस को स्केल अप कर सकते हैं, प्लस किस बिजनेस में है, कौन सा बिजनेस मॉडल है, ये सारी बातें आपको एनालिसिस करके ही पोजीशन लेनी। क्योंकि एसएमई एक हाई रिस्क एरिया जरूर है लेकिन रिटर्न्स भी बहुत बढ़िया आते हैं। इंटरेस्टिंग, क्योंकि साइज़ छोटा होता है इनका, इसीलिए इसमें रिटेल के लिए पोर्शन भी बड़ा रखा जाता है तो जिससे कि कंट्रोल हो सके। लेकिन बहुत सारी कंपनी इस सेगमेंट में आ रही, तो ये तो ही एसएमई आईपीओ की बात। अब जाते जाते एक क्विक कमेंट मार्केट पे सर, फिर से लाल की तरफ बढ़ रहा है सर। बैंक निफ्टी तो रेड में ही हो गई एकदम। क्या लग रहा है अविनाश जी? नीरज, मुझे लग रहा है कि देखिए, बाजार में थोड़ा सा कंसोलिडेशन आपको देखने को मिलेगा। और ये तो आखिरी हफ्ता है। आई थिंक हम सभी जानते हैं कि वॉल्यूम्स थोड़े से कम हो जाते हैं लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में। अभी जनवरी जब शुरू होगा तब हमारा मानना है कि एलोकेशंस अनाउंस होंगे, प्लस बहुत सारी न्यूज फ्लोज मार्केट में ऐसी आएंगी जो मुझे लगता है कि मार्केट्स को काफी चेयरफुल एक्टिविटी में रखेंगे। अंदाजा है कि Q3 के नंबर्स तो अच्छे आएंगे, प्लस इंटरेस्ट कट्स की बातें हो रही है।
ऊपर से मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में होपफुली जनवरी में आपको राम मंदिर अयोध्या को खुलने के बाद हो सकता है कि इलेक्शन की स्ट्रेटेजी भी अनाउंस हो, तो मार्केट में जनवरी में बहुत सारे न्यूज़ फ्लो आएंगे जिससे मार्केट अच्छा तेजी का माहौल रखेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो ये जो करेक्शन है, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी जिनको अपने अपने निवेश के थोड़े से पैसे लगाने हैं, बट नजरिया मेरे ख्याल से अगले साल भर के लिए अच्छा ही लग रहा है। मुझे नहीं लगता कोई बड़ा पैनिक सेल ऑफ आएगा और मार्केट बाय ऑन डिप वाला ही मार्केट। अविनाश जी, 29 तारीख को लास्ट ट्रेडिंग डे है 2023 का। अब मेरी इच्छा थी कि ये 22,000 हो जाए, क्या मेरी इच्छा पूरी होगी? इनफैक्ट नीरज, सभी की इच्छा है कि जल्द से जल्द 22,000 हो, लेकिन उसके लिए आपको दिग्गजों पे फोकस करना है। मुझे लगता है कि इंडेक्स में अगर बड़े दिग्गज बैंकिंग सेक्टर अगर आउट परफॉर्म करता है, क्योंकि आज मैंने देखा कि बैंक निफ्टी डाउन था, अगर बैंक निफ्टी थोड़ा सा संभालता है तो मेरे ख्याल से 22,000 का लेवल डेफिनेटली पॉसिबल है, बट इसके लिए आपको बैंकिंग का सपोर्ट ज्यादातर लगेगा। और ऑब्वियसली जो हेवी वेट्स है जैसे टाटा मोटर्स है, एचडीएफसी बैंक है, मेरे ख्याल से हिंदुस्तान लीवर है, रिलायंस है, ये सारी कंपनीज को मेरे ख्याल से अगर मोमेंटम पॉजिटिव मिलता है तो डेफिनेटली ये लेवल पॉसिबल है। बट मेरे ख्याल से इंडेक्स को देखते हुए मुझे लगता है ब्रॉडर मार्केट में भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और वहां पे भी इन्वेस्टर्स को फोकस करना चाहिए। हालांकि इंडेक्स तो एक ब्रॉड नंबर है, बट ब्रॉडर मार्केट में अगर आप देखें तो अभी भी रिस्क रिवॉर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है इन निवेशकों की। काफ़ी मौके हैं जहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन अब मैं तो कह रहा हूँ बड़े बड़े लार्ज कैप वालों मेहनत करो। अभी देखो मिड कैप वाले तो भाई करते रहते हैं, उनको दोष नहीं दे सकते हैं। अविनाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। छोटा सा एक ब्रेक के बाद मार्केट अपडेट।